हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास को समझा, होता क्या था, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता था, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता था। अब तक के डिस्कशन में हमने इस सब बातों को समझा है। डिस्क्रीट दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर अनइक्वल मास है तो उनका सेंटर ऑफ मास हैवियर की तरफ होगा, और इक्वल मास है तो उनका बिल्कुल सेंटर में था, अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेते थे तो। फिर इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को कोई लेते हैं, फॉर एग्जांपल वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, मतलब कंटिन्यूअस बॉडी में तो जो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, ये सब तो समझा था। फिर उसके बाद हमने पिछले लेक्चर पूरे उसी पर डिवोट किया था कि कोई अगर सेमी सर्कुलर वायर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो उसके लिए देखा था 2r/π। फिर उसके बाद अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसके लिए कहाँ पर होगा, तो वो समझा था। कोई हेमीस्फेयर है 3r/8, कौन है, अनइक्वल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो उसके चलते हमने देखा था कि h/4 फ्रॉम द बेस, और टॉप से कुछ ऐसा होता था। फिर हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखे थे। आज के लेक्चर में जो सेंटर ऑफ मास पे हमने जो काम किया था उसी का एक्सटेंशन है, कि जो आपको टेक्निक सिखाया गया था कि सपोज एलिमेंट आप ऐसे लेंगे तो क्या होगा, इस तरह का एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा। तो अब तक क्या था कि वो जितने भी क्वेश्चंस थे तो सिमेट्रिकली कट करके थे, जैसे सेमी सर्कुलर वायर ये आपको जनरली दिख जाएगा, या आपको सेमी सर्कुलर डिस्क आपको दिख जाएगा, इस तरह का। आज हम लोग उसी का एक्सटेंशन जो मैं बता रहा हूँ अगले पीछे भी अभी जो बोला कि जैसे कुछ उसका एप्लीकेशन कोई एनुलर शेप में अगर है, एनुलर शेप समझते हैं, मतलब R1 R2 का अगर रेडियस का कोई अगर है और बीच का केवल उतने पार्ट का है, मतलब सेंटर से है, तो उस तरह का। या कोई थीटा पर कोई वायर है उसको रखा हुआ है, तब क्या होगा, वेरियस इस तरह का कुछ कुछ लेंगे। तो आइए, आपको मजा आएगा, उसका एप्लीकेशन करेंगे आज सेंटर ऑफ मास का जो हमने सीखा था कंटिन्यूअस बॉडी का। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों इस तरह का कुछ, ये ऐसा कर रहा है कि फाइंड अ सेंटर ऑफ मास find a center of mass distance from the point O of the uniform circular as shown। ठीक है, तो वायर तो ऐसा है इस तरह का कुछ, इस तरह का है। अच्छा, अभी हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो आपको जो टेक्निक सिखाया गया था याद करिए, वहाँ पर क्या किया था कि इसमें हम एलिमेंट कुछ लिए थे d थीटा का, तो यहाँ से हम भी ऐसा कर देते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसी को हम कुछ एक्सेस में कर लें, इस तरह का, इसको y एक्सिस और यहाँ से इसका x एक्सिस। तो सिमेट्रिकल अगर आप देखेंगे तो ये किसके अबाउट है, x एक्सिस के अबाउट है ना। तो सेंटर ऑफ मास मतलब किसके ऊपर और इसके नीचे है, x एक्सिस के, तो y एक्सिस में तो होगा नहीं, अनसिमेट्रिकल जो होगा ये आपका y एक्सिस के अबाउट है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर होगा। जैसे वायर के लिए हमने सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या देखा था 2r/π, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन वो सेमी सर्कुलर होता तब होता, लेकिन अभी तो यहाँ पर ऐसा है। तब क्या किया जाए उस केस के लिए, तो इसी को जनरलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको हेल्प मिलेगा उधर भी मतलब का है कि जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई वायर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस दैट आर्क पे, तो सिमिलर टाइप के जब आप कोई इलेक्ट्रोस्टैट्स बताएंगे तब भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो खैर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ ऐसा है तो एक ऐसा मान लेते हैं यहाँ से थीटा और उसी का सबटेंडेड एंगल d थीटा, ऐसा करते थे। और इस बार थोड़ा अलग टेक्निक आपको बताता हूँ। टेक्निक तो सेम ही, मतलब एजम्पशन करने का, जैसे वहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ निकाला था, यहाँ पर तो है नहीं, केवल फाई पर दे दिया है। तो हम इसको हर बार अब क्या करेंगे कि उस चीज़ से मोह माया से बचने के लिए कि अगर मास पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है तो ऑल दो निकालिए, अगर इसका अगर लेंथ अगर चाहिए वायर का, अगर मास एम लेट कर लेते हैं, वायर का आर्क का लेंथ अगर चाहिए तो r टाइम्स इंटू फाई कर लीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्या कर लेता हूँ कि इसका डेंसिटी उसको रो ले लेता हूँ या लैम्डा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि लेट मास डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। ठीक है, तो अब जितने पार्ट में d थीटा पे सबटेंड कर रहा होगा r, क्या कर रहा होगा, कुछ इस तरह का dl, तो उस dl पार्ट का मास क्या होगा, तो उसमें dl से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ dl पार्ट भी dm।
तो इसमें कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ऐसा कर लेंगे क्या? अच्छा, अब एल का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, यही होगा ना बच्चों, बताइए ऐसा। तो ठीक है, तो अभी हम जो सेंटर ऑफ मास, अभी एक्स सेंटर ऑफ मास हमें जो चाहिए होगा वो क्या जानते थे, 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास, ऐसा। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये चीज़, तो डिस्टेंस इसका कितना है एक्स कोऑर्डिनेट में, ये यहाँ से अगर r है तो ये वाला इसका पॉइंट कितना हो जाएगा r cos थीटा कॉमा 0, तो x एक्सिस में वो कितना डिस्टेंस पर है r cos थीटा पर। तो x सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पर उसको चाहिए, सेंटर ऑफ मास तो नहीं, उसको x कह देते हैं ना कि dm इंटू एक्स। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन, इसमें अगर ये तो हमारा dm यही है, बस ये इसका जो साइन है, मतलब dm को आप इंटीग्रेट करेंगे तो मास से तो कैपिटल M ये आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसका क्या करें, इंटीग्रेशन क्या, इसके इंटीग्रेशन का जो साइन है वो क्या लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पर थीटा था और फाई है, तो बिल्कुल बीचों बीच उसको लिया था एक्स एक्सिस में, ऐसा एजम्पशन किया था। तो यहाँ से थीटा से मतलब कि अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच हाफ है, तो एक हाफ फाई बाई 2 ऐसा बनाएगा, और दूसरा एक नीचे की तरफ ऐसा बनाएगा -5/2 इस तरह का। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, -5/2 से तो नीचे वाले को ले लिया और +5/2, तो ऐसा करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लैम्डा -5/2 टू +5/2 r इंटू आर को भी आप चाहो तो बाहर ही कर लीजिए इंटू डी थीटा। तो इसको अभी रखते हैं, आगे हमें काम मिलेगा। तो ये हमारा आएगा क्या, मास का या डीएम का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वहाँ से दिख भी रहा है साफ साफ कि अगर उसका वैल्यू करेंगे डी थीटा का तो थीटा होगा अपर लिमिट 5/2 और माइनस ऑफ -5/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो चलो मास का तो जो वैल्यू है लैम्डा आर 5/2 + 5/2 कुछ ऐसा होगा, तो लैम्डा आर 5 आ जाएगा ऐसा। तो उसको वहाँ पर रखेंगे, तो m का वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गया। अच्छा, अब देखिए कि जब इसका यहाँ पर dm का फिर से वैल्यू अगर हम लिखते हैं 1/m, इसमें इसको बाद में रख देंगे -5/2 टू +5/2 ऐसा, और dm का जो ये सब वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा उसको रख लीजिए लैम्डा आर डी थीटा, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, सॉरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्या था x एक्सिस में वहाँ से डिस्टेंस होता था ना, तो इसका वैल्यू कितना है r cos थीटा। तो यहाँ पर क्यों ना रख लिया जाए r cos थीटा, अलग से उसको डिस्टिंगाइज करने के लिए r cos थीटा ऐसा। अब इतने पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है और आंसर हमें अपने घर लेके जाना है, ये चीज़ तो ही हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास देगा। तो यहाँ पर करूँगा तो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया, करना क्या था कि आपको जो मास पर यूनिट लेंथ था या अभी जो वायर के लिए था, तो पिछले क्लास में ऐसा सिखाया था, तो अब चाहें तो आप उसको सिखाना था, मुझे इसलिए बताना था, इसलिए बताया था। अब चाहे तो आप इसकी भी आप हमेशा हेल्प ले सकते हैं। अगर लीनियर मास डेंसिटी है तो लैम्डा, सरफेस मास डेंसिटी है तो सिग्मा, और सॉलिड वाला है तो आप उसमें रो तो कर ही सकते हैं। तो आज इसी पर ऐसा ही मतलब करेंगे, पिछले बार आपको उस तरह से समझाया था, आज आपको नए तरीके से बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए इस पर काम पे लग जाते हैं। अगर यहाँ से भी देखा जाए तो देखिए आर और लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, तो r² लैम्डा तो बाहर हो जाएंगे, और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इज आवर साइन थीटा। तो आ जाइए इधर इस पे काम कर लेते हैं इसको। एक्स सेंटर ऑफ मास 1/m, m का वैल्यू जो हमने निकाला था उसको भी पुट करेंगे, और इंटीग्रेशन -5/2 टू +5/2 ऐसा, और लैम्डा इंटू r² cos डी थीटा इंटू डी थीटा ऐसा। तो 1/m इसका वैल्यू होगा, और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा -5/2 +5/2 ऐसा, और इंटू लैम्डा r² को इधर लिख लीजिए। तो लैम्डा r², चलो मास का वैल्यू लेकर हटा ही देते हैं। इसका कितना आया था बच्चों, लैम्डा r5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लैम्डा r5, तो ये सब कैंसिल ही होंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन 5/2, ठीक,
और माइनस ऑफ साइन -5/2। तो ये तो मैथ से जानते हैं ना थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 5/2 प्लस साइन 5/2। तो दोनों यहाँ से हो जाएंगे और इनकी कहानी द एंड कर लिया जाए। तो ये कितना हो गया r/5 ऐसा। तो यहाँ पे साइन 5/2 और माइनस माइनस प्लस साइन 5/2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 5/2। तो जब इसको आप करेंगे तो 2r साइन 5/2 अपॉन पाई। तो एक कमाल का है सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। तो आप किसी भी आर्क का पूछे, जैसे वहाँ पर 5/2 है, मतलब वो 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री किसी इस तरह का भी है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं कर आप उसको और एक दो क्वेश्चन क्या मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। मतलब डेली जो रूटीन वाले जो क्वेश्चंस हैं, कितना आ गया या इसमें हो गया, मेंस में जैसे चलते फिरते वाला क्वेश्चन मिल गया, तो उसको फटाफट फार्मूला से लगाएं और उसको निकाल दिए। तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर लीजिए। पॉज करके अपना जो काम कर बताता हूँ अक्सर कि पॉज करके अपना आगे बढ़ जाइए, फिर उसके बाद इसको आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हो गया होगा। देखिए, इसमें इस रिजल्ट को मैं बोल रहा था कि 2r साइन 5/2 अपॉन 5। तो इसको आप जैसे मतलब यूज़ करना चाहते हैं, उसको चलते फिरने वाले क्वेश्चंस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्या बोल रहा था कि मान लीजिए कोई इस तरह का है, चलिए उसी को ऐसा कर देते हैं जैसे 60 डिग्री है और इसका रेडियस कह दिया कि अगर 2 मीटर का है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो फॉर्मूला जो हमें बोलता है, क्या कहता है कि 2 साइन 5/2 अपॉन ये कह रहा है कि 2r साइन ऑफ 5/2 अपॉन 5 ऐसा। तो r को जितना लिखना है 2 2 4, 2 साइन 60 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। और इसमें एक ख्याल रखिएगा बच्चों कि क्या होता है, कभी भी एंगल इस तरह का जो होता है तो डिग्री में नहीं करते हैं, उसको रेडियन में करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिक वैल्यू आता है वो रेडियन के लिए कैलकुलेट करते हैं ना। तो 60 डिग्री का मतलब आप यहाँ से π/3 ले लीजिए, तो यहाँ से π/3 ले लीजिए। तो यहाँ से 2 एंड साइन 30 तो अपने घर गए, साइन हाफ होता है, तो यहाँ से कितना आ गया 6/π। तो है ना कमाल का। अब कुछ भी यहाँ से करते रहे, 60 है तो आपको 90 कर ले या कुछ इस तरह का 120 कर ले, तो ये फॉर्मूला आपको कभी निराश करके नहीं जाएगा। और अभी भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन और दूसरा करेंगे तो उसमें भी हमें ये हेल्प करके देगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लगता है कि इन्होंने छोड़ दिया है प्रिंट करने में। अच्छा, पहले आप ठीक है, इस रिजल्ट को तो आप निगलिए, तब तक मैं उस दूसरे क्वेश्चन का अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ, हो नहीं पाया। इसमें क्या है कि कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O ऑफ मास सेंटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ शेप ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एज सोन इन ए फिगर इनक्लोजिंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा एट सेंटर। इस तरह का ऐसा है। तो देखिए, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेक्टर ऑफ द थिन यूनिफॉर्म प्लेट। तो ये आपको डिस्क की याद दिला रहा होगा। तो जैसे उसमें हमने किया था, ये किस तरह का कुछ ऐसा हमने ले लिया था, एक वायर, और इसमें देखिए सिमेट्री कुछ ऐसा होगा, यही होगा ना। तो इसमें तो 2 थीटा है तो -θ2, आप प्लस थीटा के लिए जा सकते हैं, लेकिन वायर तो है नहीं। आप इसको याद होगा कि आपने यहाँ से सेंटर ऑफ मास अगर इसको मतलब जो भी इस वायर के लिए था तो x मानते थे और इस छोटे से पार्ट को dx ऐसा मानते थे, यही करते थे।
तो सबसे पहले हम मतलब इसमें जो आपको डिस्क के लिए जो सिखाया था कि सिमेट्रिकल मतलब बहुत सारे अगर हम रख दें इसमें वायर को एक साथ रख दें तो कैसा एब्जॉर्ब होगा, ये आपका कुछ डिस्क बनेगा। तो मास अगर हम डीएक्स पार्ट के लिए देखें, एक आंसर थोड़ा गलत है बच्चों प्रिंट इसका, तो मास ऑफ डीएक्स पार्ट भी, तो इसमें फिर से वही करें कि सिग्मा अगर ले लें इसका मास डेंसिटी और इतने पार्ट का अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया आपको याद है था कि इसका कितना होता था कि पाई इंटू उसका जो आएगा इस एक्स, क्योंकि लेंथ उसका इतना है और साथ में और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 2 थीटा पर है, यही होगा ना, या तो सॉरी पाई इंटू एक्स नहीं, इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इसका ए आर कितना होगा, सिग्मा तो जितना है ही है, एक्स इंटू 2 थीटा कर लेते हैं, है ना। तो उसका हमें लेंथ मिल जाएगा और यही जानते थे आर्क के लिए क्या होता था, जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उतना आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसमें x अगर यहाँ पर x है तो ये भी x ही होगा ना, तो चलते इमेजिन कर लीजिए वहाँ से, और इसका dx ऐसा हो जाएगा। तो ये तो मास ऑफ dx पार्ट के लिए हो गया। और उसमें अगर आप ये dm है तो इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू r, x का वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा होगा ना, तो इसमें आ जाएगा 0 2 थीटा और x dx का इंटीग्रेशन इंटू 0 टू r, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 गया तो 2 इंटू थीटा, ये आर स्क्वायर आ गया, 2 थीटा आर स्क्वायर बाई 2। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका डीएम एलिमेंट मास का पार्ट, जो किसका सेंटर ऑफ मतलब कि जो हमने एक रिंग एज्यूम किया था, तो जो बहुत सारे डिस्क को करेगा, तो इसका डीएम पार्ट का मास हो गया। अब इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास अगर निकालें इसके लिए, तो अच्छा इसमें अभी एक चीज़ आपने अभी जो सीखा था कि इसका सेंटर ऑफ मास इस जो अभी एलिमेंट जो रिंग का लिए, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर होगा, यहाँ पर, और उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहीं पे बता देता हूँ। तो आपने उसका फॉर्मूला देखा था पिछले वाले में, 2r sin फाई बाई 2 अपॉन फाई, तो यहाँ पर अभी एंगल कितना है 2 थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 2x साइन फाई बाई 2 होता है, तो फाई बाई 2 के जगह पर यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फाई के बजाय थीटा लिख लूँ ऐसा, और अपॉन एंगल पूरा तो 2 थीटा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा होगा क्या, 2x साइन थीटा अपॉन 2 थीटा फॉर इस x जो आर्क बना रहा है का जो रिंग बना रहा है, x रेडियस का रिंग बना रहा है, तो उसके लिए ऐसा होगा। तो ये जो होगा यहीं पर आपको लिख देता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, x का सेंटर ऑफ मास 1/m, m इज़ दैट बच्चों dm का इंटीग्रेशन किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू दिस थिंग, x का जो वैल्यू लेंगे, तो जो x का जो वैल्यू है ये चीज़ ये था, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास, तो 2x बाई 2r बाई जो होता था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन थीटा बाई थीटा यहाँ पर लिखेंगे x के जगह पे, और dm का पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, लैम्डा सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू r। तो देखिए, तो x सेंटर ऑफ मास अगर हम करें तो 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू x, क्योंकि वो 2x था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ था, और साइन थीटा ओपन थीटा ऐसा। और dm के लिए अगर हम इंटीग्रेशन का जो वैल्यू देखेंगे तो उसके लिए हमारा कितना आया था dm का वैल्यू, सिग्मा इंटू ये वैल्यू पूरा कितना था, मतलब सिग्मा इंटू एक्स इंटू 2 थीटा इंटू डी एक्स था, तो यही था।
तो एक लैम्डा इंटू 2 थीटा को बाहर ले लीजिए, सिग्मा इंटू 2 थीटा को बाहर ले लीजिए और x dx का इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू 2 थीटा को बाहर ले लेते हैं और x dx इतना था, यही था ना dm का वैल्यू। अब यहाँ पर x साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा तो थीटा यहाँ से एक तो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, तो कितना हो गया, और साइन थीटा को बाहर और कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, सिग्मा इंटू 2x² इंटू dx और साथ में साइन थीटा। रुको इसको ऐसा लिख लेते हैं इस वाले के लिए 1/m ऐसा हो जाएगा और यहाँ से 2 इंटू सिग्मा साइन थीटा को बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन का जो पार्ट होगा कितना हो जाएगा x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 to r, तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³ 3, तो यहाँ पे लिख लिया जाए x³ और इसका इंटीग्रेशन अगर देखेंगे 0 to r तो कितना हो जाएगा r³/3, तो यहाँ पर 2 सिग्मा साइन थीटा अपॉन और साथ में r³/3 तो होगा और नीचे आपका m, और m का वैल्यू क्या था बच्चों, यहाँ से अभी देखे थे सिग्मा थीटा इंटू r², सिग्मा थीटा इंटू r², तो ये देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ, r³ से r² कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया 2 साइन थीटा बाई 3 थीटा। तो ऐसा समझ में आया कि आपको, तो इस पार्ट का ये आपका आंसर था। तो जो यहाँ पर 2 मिसिंग था, यहाँ पे 2 ऐसे करके आप लिख लीजिए, नहीं तो उसको हटा दिया। तो ये बात समझ में आया क्या कि अगर कोई किसी भी आर्बिट्री आर्क का अगर होगा डिस्क तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से। तो आप इसको भी एज ए रिजल्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, 2 साइन थीटा ओवर, अच्छा एक आर तो रह गया है ना, तो 2r साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो इसको भी आप एज ए रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर क्या था 2 साइन 5/2 अपॉन 5 था, यहाँ पर 2r साइन थीटा अपॉन 3 थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप नोट डाउन अपना कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन करें कि फ्रॉम द स्क्वायर प्लेट ऑफ द साइड ए द क्वार्टर ऑफ सर्कल ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस ए इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो अभी क्या करें कि एक स्क्वायर था पहले और उसका जो और साइड कितने का है, इसका ए का है, ऐसा ए है। तो इसमें जब एक और ऐसा है 1/4 ऑफ द सर्कल यहाँ से कट कर लिया है, और मतलब ये डिस्क कट कर लिया है। तो जब वो कट होने से पहले यहाँ कहीं उसका सेंटर होगा, a/2 पर ही होगा ना। जैसे अगर a है, साइड इसका a है, तो हम यही जानते हैं a/2 पर इनका ये सेंटर होगा ओरिजिनली, ऐसा। तो एक नया टेक्निक आपको और सिखा देता हूँ इसके लिए भी। तो a/2 का अगर सेंटर इसके लिए होगा, अच्छा अब मान लीजिए कि डिस्क जो ये भी एक गया सर्कुलर डिस्क, तो अगर इमेजिन करिए पूरा और इधर इधर जैसे रहता, जैसे π/4 पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट पूरा ले लीजिए। तो उसका सेंटर कहाँ पर रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकली वो कट हुआ है ना, यहाँ और यहाँ दोनों से। तो इसका जो सेंटर हमें जो पता होता था वो क्या होता था, 4r/3π, यही होता था ना 4r। उसके लिए कि जो अगर सेमी सर्कुलर कोई डिस्क होता था तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता था, 4a/3π। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। तो 4a/3π, 4a/3π, इस तरह का कुछ होगा, बताइए ऐसा। अच्छा अब क्या होगा कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि जो ए भी सिमेट्रिकल ही है, तो यहाँ पर इसको कह लीजिए कुछ
आर कॉमा आर इसमें। तो हमें उसको ही फाइंड करना है कि अच्छा उसको कहने का क्या मतलब है कि इसका हमें सेंटर ऑफ मास इसका पता है, उसका वहाँ से पता है, और जो ओरिजिनल था उसका पता है। यही सब कुछ बातें हो रहा है ना। तो ओरिजिनली एक जब इसको अगर हम निकालेंगे तो मतलब कि अगर रहता तो क्या होता, अगर दो पार्ट में इमेजिन कर रखें तो a/2 मतलब कि इसका जो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल इतना था a/2 m1 इंटू 4a/3 प्लस m2 इंटू आर, वही हमें निकालना है अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको नया टेक्निक आपको सिखाया बच्चे। इसमें क्या था कि जब तक जो रिमूव करते थे उसमें क्या होता था कि हम ठीक है कि m1 मतलब उसी को मान लेते थे कि सेंटर पे आप करोगे तो यहाँ से भी आएगा कि पूरे का कितना था, अगर सर्कल का अगर है तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास 0 0 मतलब या तो फिर आपको माइनस करने के लिए था कि एक सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो जैसे कि m1 4a माइनस m2 इंटू आर और अपॉन m1 माइनस m2, तो फिर उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना पड़ता इस वाले का कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए इस मार्ग को चुना गया। ठीक है, तो यहाँ से a/2 अगर है और हमें r पर नज़र रखना है। अब बात है कि m1 m2 कैसे होगा, तो ये रेडियस का है ना इसका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि इसका अगर सरफेस डेंसिटी सिग्मा अगर है तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू उसका दैट मच ऑफ एरिया पाई a²/4, क्योंकि बाई 4 क्यों हुआ, क्योंकि 1/4 सर्कल है, अगर पूरा होता तो पाई a² होता, तो 90 डिग्री पर है। अच्छा, और उसका दूसरे वाले का m2 वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, पूरे का कितना था a², अगर स्क्वायर अगर होता तो सिग्मा इंटू a² माइनस सर्कल का हटा दें पाई a²/4, तो ऐसा हो जाएगा। तो बस, तो फिर वो तो गेटिंग पुटिंग जैसा हो गया। तो हमको ये डिस्कवर करना था, कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको सिखाना था कि अनसिमेट्रिकल जैसे इस टाइप का अगर होगा तो फिर क्या करेंगे, उसका तो सेंटर ऑफ मतलब कि जिस पार्ट का हमें पता नहीं है दूसरे वाले पार्ट का, तो इसीलिए हम ऐसा उसको किए। या तो जैसे कि एक तो ये तरीका था, दूसरा एक ये तरीका था जो अभी करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे कि जैसे इसके लिए आप a/2 जैसे इसका मान है तो सेंटर वहीं पे ले लेते हैं, और अभी जो रिमूव किए हैं जिसका 4a/3 पाई है उसका भी से उसका हमें पता था। तो जो आपको सिखाया था एकदम बहुत वेरी फर्स्ट में कि m1 इंटू r1 माइनस m2 इंटू r2 अपॉन m1 माइनस m2, तो आप उसको भी हेल्प करके वहाँ से r का वैल्यू अपना ला सकते थे। तो एक तरीका है। चलिए एक नया फ्लेवर चेंज करके इसको लेकर आए। तो a/2 अब यह है कि इसको वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि m1 m2 में यहाँ पे सिग्मा सिग्मा तो हर जगह आएगा m1 m2 में मल्टीप्लाई में, और तो उसको तो आप सिग्मा को भूल जाइए, खाली आपको एरिया का मल्टीप्लाई करना है, या m1 प्लस m2 को इधर ही लेकर आ जाइए a टाइम्स ऑफ 2। तो वही काम कर लेते हैं कि a/2 m1, तो m1 का एरिया कितना था पाई a²/4, ये समझ में आया ना, केवल एरिया ले रहा हूँ क्योंकि सिग्मा को पहले ही बाय बाय करके हटा दिया हूँ, प्लस m2 उसमें क्या था a² माइनस ऑफ पाई a²/4। ठीक है, तो ये काम तो यही आपका आसान कर दिया, इन दोनों का सम है इक्वल टू m1 अगेन तो पाई a²/4 और उसका कितना था 4a/3 पाई प्लस दूसरे वाले का a² माइनस पाई a²/4 इंटू आर, यही था ना तो उसका फाइंड आउट करने के लिए। तो बस, तो इसका ये हुआ, तो यहाँ से a/2 तो इसका वैल्यू कितना आ गया a³ इक्वल टू और पाई a²/4 हुआ, और यहाँ से 4a/3 पाई प्लस a² माइनस पाई a²/4 इंटू आर। तो a² यहाँ से इसको हटा सकते हैं, 4 से 4 हट जाएगा, पाई इनका हट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों a/2 इक्वल टू पाई a² तो पूरा निकल गया, 4 4 हट गया, तो यहाँ से क्या बचा a/3
प्लस दूसरा आपका क्या बचा, यहाँ से 1 माइनस पाई बाई आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 माइनस पाई अपॉन 4 ऐसा इंटू आर। तो अब यहाँ से a/2 माइनस a/3 अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a/6, मतलब a/2 माइनस a/3 करिएगा तो a/6 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर और बढ़ा के लिख लेते हैं आप ये चीज़, तो a/6 फुल एंड फाइनल अभी कर देते हैं। तो a को उधर भेज दिया ऐसा इंटू 4, नीचे हमारा 6 है और यहाँ से 4/5, तो ये आपका r का वैल्यू आया इक्वल टू r। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2a/3 आ जाएगा 4 माइनस पाई, ठीक है। तो x में इतना है तो y में भी इतना होगा, आपको बताया था कि सिमेट्रिकल है तो इसके चलते ऐसा मिलेगा। तो 2a माइनस 3 इंटू 4/पाई, तो जैसा कि आर सेंटर माने थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो आपको समझना ये था ऐसा करने के लिए, और नहीं तो जो मैंने आपको अभी जो पुराने तरीके वाले से बताया है उससे भी आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करें कि फ्रॉम द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर अ कोन ऑफ द बेस रेडियस r/2 एंड हाइट r इज कट एज सोन इन अ फिगर। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आप चाहो तो आप सेम वैसा ही कर सकते हैं, और नहीं तो मैं उसको फिर से एक बार प्रूफ कर देता हूँ। दूसरा वाला तरीका जो था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो जब कट नहीं किया गया होगा, जब कट नहीं किया होगा तो यहीं पर उसका ओरिजिन सिस्टम मान ले, क्या बिल्कुल माना जा सकता है। तो उसका एक्स सेंटर ऑफ मास या वाई सेंटर ऑफ मास जितना भी उसका होगा, और सिमेट्रिकल किधर है, ऐसा ना, वाई एक्सिस के अबाउट, तो एक्स इधर तो शिफ्ट करेगा नहीं, इधर ही अनसिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वाई सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर इसका होगा। तो कोन का हमें अच्छे से पता है बच्चों, कोन का क्या होता था, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस साइड h/4 ये चीज़, और h कितना है इस केस में, हमारा r है कोन का, जो उसका रेडियस क्योंकि उसको टच कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं ना कि r/4 पर है, तो 0, r/4, और हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर होगा 3/8, 3/8 का मतलब कितना हो गया आपका, कुछ 0.3 के आसपास। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहाँ पर r/4 उनका है, तो C1 कह देते हैं और इसका C2 कह देते हैं, तो 3r/8 होगा। तो दोनों का हमें सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, अब फिर कहेंगे किसका पता नहीं है, किसका नहीं पता है, मास इसका हेमिस्फीयर का, तो हमें रो नाम का चीज़ पता है ना, तो लेट ऐसा कर देते हैं कि मास डेंसिटी बी रो है ऐसा। तो उसका अगर उतने पार्ट का मास को हम m1 कह दें, अच्छा m ऑफ कोन कह देते हैं, अब ठीक है, m ऑफ कोन, तो सिग्मा रो इंटू 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पाई r²h इसका रेडियस कितना है कोन का, r/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा r²/4 इंटू रेडियस r। तो इनको हटा लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा 1/12 पाई r³। ये मास ऑफ कोन आ गया। अब मास ऑफ हेमिस्फीयर कर लेते हैं, तो इसका रो इंटू 2/3 पाई r³। ये आमने सामने दोनों हैं आपके, मास आ गए, और सेंटर ऑफ मास तो हमें पता ही है पहले से, तो फिर देरी किस बात का, वो फार्मूला वेट कर रहा है। तो ठीक है, आ जाइए फार्मूले पे चलते हैं, या मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह का कुछ। तो इसका मास अगर देखेंगे तो रो अगर y1 अगर हम किसका ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो कोन माइनस, हम स्फीयर माइनस कोन कर रहे हैं ना, तो हमें स्फीयर का पहले लिखना पड़ेगा। तो स्फीयर का रो इंटू, आप चाहो तो हेमिस्फीयर HS और यहाँ पर कोन ऐसे कर लीजिए,
तो हेमीस्फीयर का कितना है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर दिया है, क्या स्मॉल आर क्या लिया हूँ मैं, कैपिटल आर। तो इसमें आप आर क्यूब ऐसा कर सकते हैं माइनस रो, अच्छा उसका सेंटर ऑफ मास बच्चे 3r/8 यही होगा ना, इसका y1 जो उसमें निकला है माइनस रो इंटू 1/12 आया था उसका पूरा कहानी, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू r/2 है तो r²/4, और एच तो हमारा एच का वैल्यू भी आर था, तो कितना हो जाएगा 12, तो आर क्यूब। और इनका सेंटर ऑफ मास ये याद है r/4 होता था, बेस से ऊपर से करते थे तो 3h/4 होता था, नीचे से h/4 होता था, इसकी बात कर रहा हूँ कोण का। अगर ऊपर से अगर हम लेते थे तो सेंटर ऑफ मास कितना होता था 3h/4 और बेस से कितना होता था h/4, सो दैट इज़ वाई ऐसा होगा क्या। अच्छा अब इसमें से इन दोनों का माइनस कर लीजिए सिंपल, क्योंकि वहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो गए नहीं, तो रो इंटू 3/पाई आर क्यूब माइनस रो इंटू, और पाई होगा यहाँ पर पाई/12 इंटू आर क्यूब, ऐसा। तो ये तो रो तो रो कर घर गए, और यहाँ से पाई आर क्यूब भी अपने घर गए, ऐसा। तो 2/3 माइनस 1/12, 2/3 माइनस 1/12 इधर बचा, और इधर क्या क्या बचा बच्चों 2/3 इंटू 3/8, तो 3 से 3 को इसको भी आउट कर लीजिए, और यहाँ से 4 बचेगा केवल। तो वहाँ से क्या बचा r/4 बचा, और यहाँ पर क्या बचा r/4 इंटू 12। तो इस कैलकुलेशन को क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए, r/4 है, मतलब ये कैलकुलेशन है, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट तो वहीं तक ख़त्म हो गया था जहाँ पर उसको छोड़े थे। r/4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/12, तो 1 माइनस 1/12 कितना हो जाएगा 11/12, ठीक। और नीचे से इसको देखा जाए तो 2/3 माइनस 1/12, तो 2/3 1/12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8/12, 2/3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8/12 माइनस 1/12, तो 7/12, तो आपका 7/12 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 से 12 घर चले जाएंगे, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 11 बचेगा, तो सेंटर ऑफ मास उसका कितना जाएगा बच्चों, सब कुछ कैलकुलेट करते करते ये आपका वैल्यू आ जाएगा कुछ 11/28 आर, ये आपका सेंटर ऑफ मास के लिए आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया क्या इसको कैलकुलेशन करने से। तो इसमें आपको इस तरह का टेक्निक से सिखाया, आप उसको मैं फिर से कर रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ आपको कि जाइए पिछले क्वेश्चन को भी इसी से करिए, कि वेरीफाई कर लीजिए, या उसको इससे करिए, क्योंकि आपका सबका सेंटर ऑफ मास तो सबका पता ही है कि इसका कितना है उसका कितना है, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें दिक्कत आपको वो आएगा कि रिमेनिंग पोर्शन का जो होगा तो सेंटर पे आपको उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आया तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द फॉर्म बाय द रोटेटिंग द पैराबोला x इक्वल टू ky² अबाउट x एक्सिस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h एज शोन इन अ फिगर, एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये एक तरह का आप देखेंगे तो कुछ पैरेललोपॉइड जैसा, मतलब पैराबोलाइड जैसा ऐसा होता है। पैराबोलाइड का मतलब क्या होता है कि कोई सॉलिड चीज़, मतलब पैराबोलिक शेप तो आप जानते थे ना, जो इस तरह का जैसा शेप वो बनाया हुआ है वो सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं पैराबोलाइड इसको कहते हैं। तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि अगर उसका x इक्वल टू h या x इक्वल टू ky², इसका ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। और वहाँ पर उसका एक तरह से हाइट, मतलब कि वो जो बोल रहा है उसमें कहीं कि एक्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h, मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मतलब इस तरह का। तो जैसे
हेमिस्फीयर तो कहीं एक पार्ट होगा, तो पैराबोला उसका एक पार्ट है। जैसे पैराबोला हम जानते थे ना, इस तरह का होगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि है, उसमें क्या होता था कि रेडियस एक तो फिक्स होता है, या मतलब यहाँ पर जाकर रुक जाता है और ये उसी को आगे बढ़ते हुए जा रहा है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर ये मार्क किया है वहीं पर कुछ ऐसा एज्यूम कर ले, एक ऐसा डिस्क, और इसका ये जो लेंथ होगा कुछ dx मान लेते हैं, क्योंकि x में आगे की तरफ ऐसे जा रहा होगा। मतलब कुछ ऐसा इमेजिन करिए, इस तरह का फिगर में कैसा बन रहा है, मतलब इस तरह का बच्चों, सामने से कैसा बनता हुआ, सामने से एक ऐसा डिस्क बनता हुआ, इस तरह का डिस्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा आप इमेजिन अगर कर पा रहे हो 3 डायमेंशनली इसमें, तो हो तो नहीं पा रहा है, तो रुको एक बार और कोशिश कर लेता हूँ कि विजुलाइज करने के लिए। देखिए जैसे ऐसा है ना, ऐसा ये अगर आप इसको इमेजिन कर रहे होंगे तो आप इस तरह से इस तरह का, तो वो कैसा दिख रहा है पता नहीं आप लोग को। तो इसमें अगर x है तो इसका थिकनेस मतलब वन ऑफ द पीस हम निकाल रहे हैं कि इसका dx है, और इसका, और ये मतलब कि इस तरह का चिप्स टाइप का ऐसा कुछ होगा। तो इसका हाइट यहाँ से कुछ रैंडम y ले लेते हैं, कुछ रहा होगा, और यहाँ से dx होगा। तो इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब हमें उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये किसकी ज़रूरत पड़ता है, 1/m ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू जहाँ पर वो डिस्टेंस होगा, यही काम करना है ना। और कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन, जो dx वाला जो पार्ट आएगा इसमें अभी, या कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसका कितना होगा, तो इसका डेंसिटी मान लीजिए कितना है, रो ऐसा। तो मास ऑफ dx पार्ट तो कितना आ जाएगा dm, तो इसमें कितना आ जाएगा ये पाई एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। और उसके साथ नॉट पाई, क्योंकि रेडियस तो y इधर से मान रखें, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इसका थिकनेस है, तो एरिया इंटू लेंथ ऐसा कर दिया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन जो हमें करना है 0 टू k। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये ऐसा है, x किससे टिल्टेड है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x बाई के। तो यहाँ पर ऐसा लिख लिया जाए 0 टू k और पाई x बाई के, तो पाई बाई के कर लीजिए और यहाँ से x dx ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया x dx का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, k क्यों कर दिया मैंने, h ना, इसका जो हाइट है x का वेरिएशन कितना है, x टू h, 0 टू h, तो 0 टू h। तो ठीक है, तो इसको तो अभी ज़रूरत पड़ेगा, या चलिए मास उसका निकालने का हमें तो चाहिए ही चाहिए यहाँ से, तो मास उसका वैल्यू हम रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई के इंटू एक्स डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका जो लिमिट होगा 0 टू h, तो कितना हो जाएगा पाई एच स्क्वायर बाई 2 के। ठीक है, यही होगा, देखिए बच्चों। तो इसका मास m हो गया। अब इसका dm वाले के लिए निकालिए, मतलब इसमें जो एक्चुअल में जो चाहिए था x सेंटर ऑफ मास, तो इसका कितना आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन dm के लिए, फिर से वो सब राम कहानी कि पाई x अपॉन के इंटू डी एक्स, और x और मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसा, और 0 टू h। तो इसमें देखिए पाई बाई के और x आएगा आपका x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इस हमारा एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एच क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और m का वैल्यू यहाँ से पाई एच स्क्वायर बाई 2 के रख देंगे, और यहाँ पर तो है ही है। तो आ जाइए अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था, पाई बाई के एक्स डी एक्स, पाई बाई के एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो पाई बाई के एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1/m, 1/m, तो ऐसे चल रहा है, और 0 टू h। तो इसको जब आप करेंगे तो 1/m इंटू पाई बाई के
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यू बाई 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एच क्यू बाई 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ से 1 बाई एम, पाई एम का वैल्यू कितना निकाला था इतना, पाई एच स्क्वायर बाई 2 के, तो पाई एच स्क्वायर बाई 2 के, और यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई के एच क्यू बाई 3, एच स्क्वायर से एच निकल गया, पाई से पाई हट गया, के से के हट गया, तो कितना आ गया 2/3h। तो जो सेंटर ऑफ मास है होगा उसका 2/3h हाइट पर इधर की तरफ होगा ऐसे। तो ये भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन में शुरू से बेसिक से सोचने के लिए आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए अपना। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एनुलर हाफ ऑफ इज सोन इन फिगर। मैं इसी की बात कर रहा था कि एनुलर शेप में अगर होगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको बताया गया होगा कि ये कैसा होगा, ये एनुलर शेप में है तो उसका दो डिफरेंट रेडियस है R1 R2। तो बहुत सारे वायर को एक बार फिर से वैसा ही कि मिलाकर ये बना होगा, ऐसा अगर इमेजिन कर लें एक ऐसा रिंग, तो इसी का रिपीटिशन होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको x ले लें तो ये छोटा सा पार्ट अभी जो गया तो इसको अभी क्या बोल सकते हैं dx, है ना। तो उस रिंग का अगर हमें उस रिंग एलिमेंट का अगर मास निकालना होगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ dx पार्ट b dm। तो फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप डेंसिटी की जगह मास पर लेंथ पे या एरिया पे नहीं जाइए, तो उसको सिग्मा ले लीजिए। कैसा है ये, सरफेस वाइज है तो इसका सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा सिग्मा। तो सिग्मा इंटू पाई एक्स स्क्वायर होगा क्या, ओह पाई एक्स स्क्वायर तो यहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इसका अगर एरिया इस एलिमेंट का अगर लेना होता है तो उसका हम पहले तो सर कितना डिस्टेंस है और dx उसका कितना होगा थिकनेस, मतलब लेंथ इनटू विड्थ टाइप का। इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये समझ में आ जाता है ना बच्चों, आप लोगों को नहीं आता है तो देख लीजिए कि यहाँ से 2πx नहीं केवल πx, तो πx इंटू इतना पार्ट dx। इसको जब आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो πx इंटू यहाँ से dx कर लीजिए, तो इतने का एरिया मल्टीप्लाई कर दिए तो इतने का मिल गया। अच्छा, अब ये कहाँ से कहाँ है x हमारा, ये R1 टू R2 है, तो इसको अगर इंटीग्रेट अगर हम करेंगे R1 टू R2 ऐसा मिलेगा। तो इसका dm पार्ट का अगर निकालेंगे यहाँ से तो सिग्मा पाई x dx का इंटीग्रेशन इज आवर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 को तो बाहर ले लीजिए और यहाँ से R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ऐसा कुछ मिलेगा क्या। और तब तक ये इंटीग्रेट होकर, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया ना, तो इसका कैपिटल मास m हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम इसके लिए जानते थे। अच्छा, अब इमेजिन करिए कि जो इसका रिंग के लिए हो आएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। इसके लिए हम जानते थे ना अभी 2r बाई पाई, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x बाई पाई हो जाएगा। तो ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो जब आगे हमें जो निकालना है, मतलब कि y सेंटर ऑफ मास या जो फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे, y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे कि dm का इंटीग्रेशन इनटू इज आवर 2, अगर x मान है तो 2x बाई पाई ऐसा, और इसका इंटीग्रेशन R1 टू R2, और यहाँ से 1 बाई m की कहानी को हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक, तो आ जाइए, तो इसको लिख लिया जाए। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं अगर, तो 1 बाई एम का वैल्यू तो 1 बाई एम है ही है जो है इसका, और dm का वैल्यू सिग्मा इंटू पाई एक्स dx ऐसा होगा, और यहाँ से 2x बाई पाई और होगा। तो इसमें से अब देखेंगे तो पाई से पाई तो ये हाई बाय करके बाहर की तरफ चले गए होंगे, है ना, और उसमें x इंटू डी एक्स का वैल्यू आएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लिया जाए, सिग्मा 2
2 सिग्मा को बाहर ले लीजिए, यहाँ से 2 इंटू सिग्मा जो होगा वो बाहर आ जाएगा और उसके जगह पे कितना 2 सिग्मा बाई एम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम लिखें कहीं पर, टू इंटू सिग्मा अगर है, 2 इंटू सिग्मा है और यहाँ से एक्स एस स्क्वायर डी एक्स है और 1 पाई एम, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसा। और यहाँ से फिर से लिमिट आपका R1 टू R2 होगा। तो 2 सिग्मा मास इसको अलग से कर लेंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा लगा लेंगे। तो ये 2 का शायद वहाँ पर कुछ एक और छूट रहा है क्या, क्योंकि अच्छा नहीं हो तो पाई बाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है कोई कुछ नहीं छूटा। तो 2 इंटू सिग्मा अपॉन एम, एम का भी वैल्यू अभी लिख ही देते हैं तब, सिग्मा इंटू पाई। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब और तो कितना हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और बाई 3 और यहाँ से सिग्मा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर था, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2 था। बाई 2 था ऐसा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 6 बाई सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 2 या 4, अच्छा 4 बाई 3, क्योंकि 3 तो डिनोमिनेटर का ही पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बाई 3 पाई और यहाँ से R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन यहाँ से हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ऐसा। तो 4 बाई 3 पाई ऐसा हो गया। और इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो R2 माइनस R1 तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों हमारे पास R2 R1 का स्क्वायर और यहाँ से R2 R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक स्टेप आगे करके कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, शुरुआत कर लीजिए। तो जिसमें टेक्निक आप समझिए कि हुआ क्या कि रिंग के लिए था और R1 से R2 था, टेक्निक तो आपको यही था, बाकी का तो हमने अलजेब्रा ही किया। DM इक्वल टू मास निकाला। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसका पाई बाई 2 R2 माइनस R1 स्क्वायर, जो बचपन में आप ऐसे भी सीखते हुए आते होंगे, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बस उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराना है। ये चीज़ तो आप बेसिक से आप खुद से भी समझ सकते हैं ना कि सेलुलर पार्ट का मास कितना होगा, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि पाई बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा, उसके मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने का पार्ट मास मिल जाएगा। उसी सेम चीज़ को आप इंटीग्रेशन से ही भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो टेक्निक्स आपको सिखाना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन पे जितना हाथ साफ करेंगे, जितना आपका बेसिक क्लियर होगा, तो मुश्किल क्वेश्चन में आप फटाफट सोच लेंगे, क्योंकि दिमाग जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग आपका कैसे रीड करेगा, तो ऐसे रीड करेगा। तो इसको लिख लीजिए और फिर बाकी का वाई सेंटर ऑफ मास, और रिंग के लिए ये सेंटर ऑफ मास हमने जो था उसको लगाया 2x बाई पाई होता था रिंग के लिए, क्योंकि x डिस्टेंस माना था, ठीक। और बाकी वो एरिया निकालना सिखाया, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लिए होंगे। अब आ जाइए, इसके बाद समझते हैं कि अभी एक आध क्वेश्चन और रह रहा है, अभी वो शायद वो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, नहीं तो एक और क्वेश्चन अच्छा था एडवांस लेवल के लिए, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने सीखा कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई कैसे करते थे। अब इस सेंटर ऑफ मास का, जैसे अभी हमने जहाँ से इसको छोड़कर आए थे, मतलब जहाँ से छोड़कर आए थे क्या, जहाँ से स्टार्ट किए थे, कि जो सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होता था कैसे निकालते थे, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3, और n पार्टिकल है तो उसके लिए सम उसका होते रहता था। और कंटिन्यूस वाले के लिए अभी आपने उसके लिए देखा। एक बात यहाँ तक तो क्लियर है
फिर हमने इसके बाद देखा था कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कुछ वेलोसिटी अगर होगा, दो अगर बॉडी के में वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो उसके चलते वहाँ पर कुछ उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा था और वो एक्सेलरेट होता था, तो उसके लिए फिर हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास कैसे वर्क करता था। तो उनका रिलेशन मतलब कि अगर मूव कर रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो उसका रिलेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे है, या मोमेंटम क्या हो रहा होगा। आइए अगर मैं इसको आपको बताऊं कि मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि आर सेंटर ऑफ मास तो हमारा कुछ ऐसा था बच्चों, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस क्वांटिटी को जरा सोचिए, ये क्या होता था, मास इंटू, मतलब यही नया रूप देखा था ना सेंटर ऑफ मास में, मास मोमेंट का है, मास टाइम्स ऑफ दिस उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा। अच्छा, अब इसी का अगर हम v सेंटर ऑफ मास अगर देखते थे तो क्या होता था कि m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2 प्लस m3 इंटू वी3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह का। तो इस क्वांटिटी को जरा सोचिए कि ये क्या होगा, ये तो मोमेंटम हुआ ना, तो सम ऑफ मोमेंटम ही तो कर रहे हैं एक तरीके से, कि इसका जो भी वेक्टर सम होगा मोमेंटम का इंटू टोटल v सेंटर ऑफ मास इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब अगर इसको मैं अगर रिवर्स अगर लिख पाऊँ या दिखा पाऊँ आपको, तो क्या लिख पाऊँगा कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का तीनों का जो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में जो मूव कर रहा है इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। तो कहेंगे अरे ये तो मोमेंटम वाला ही है, यही है ना कुछ, कि इसका वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम के लिए होगा और v सेंटर ऑफ मास। एक तो ये बात हुआ, तो मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका हो रहा होगा। तो इसमें अगर हो सकता है कि अगर कोई हैवियर बॉडी है और उसका इंटरनल अगर सबका अपना अपना, मतलब उसको अगर सिस्टम एक ले ले कि जैसे m1 m2 m3 है, एक सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें अगर कोई मूवमेंट हो रहा होगा तो क्या है कि उसके लिए तो नेट फोर्स उसका जीरो होता है, तो उसको कैसे आप बताएंगे, तो उसको हम, लेकिन उसका तब भी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो उसके लिए बच्चों उसके बाद जो ए वी सेंटर ऑफ मास है, तो वहाँ पर ए सेंटर ऑफ मास भी तो बताया गया है आपको। तो m1 इंटू ए1 प्लस m2 इंटू ए2 प्लस m3 इंटू ए3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आप इस यूनिट को पहचानिए, ये तो फोर्स है ना m इंटू ए, तो इसका वेक्टर सम ऑफ द ऑल ऑफ द फोर्स ऑफ द, अगर इंटरनल बॉडी अगर मान लीजिए इसको हम बोलते भी हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटरनल सम उसका शून्य होगा, भले कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए, नेट फोर्स तो जीरो होगा, उसके अंदर से अगर फोर्स लग भी रहा होगा तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू वी सेंटर ऑफ मास और इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। तो कंजर्वेशन हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंटैक्ट है, एक बात। तो अच्छा, इसी को हम ऐसा बोल दें कि, और यहाँ पर ड्यू टू दिस रीजन f1 f2 प्लस f3 अगर इंटरनल बॉडी अगर है तो इसका वेक्टर सम ऑफ द फोर्स जीरो होगा। तो एक कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो है, तो जो ए अगर है तो दूसरा वाला पार्ट मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन हम क्या जानते थे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता था बच्चों, dp बाई dt, ऐसा। तो अगर मोमेंटम किसी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, किसी भी कांस्टेंट चीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसा पता होगा ना कि सपोज x इक्वल टू 10 है, तो इसका dx बाई dy एक निकालिए, तो फटाक से बोलोगे ना जीरो, कोई भी कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर कंडीशन उसके लिए है कि अगर सपोज होगा तो क्या होना चाहिए कंडीशन। तो अगर हम यहाँ से अगर बोलूँ कि p इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dp बाई dt से, तो इसका वैल्यू शून्य होगा, और dp बाई dt क्या होता है, एफ नेट, यही तो होता है। तो यहाँ से भी ये बता रहा है कि एफ नेट का फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि भाई जो पहले था और अब भी है, यही मतलब हुआ ना। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में आप देखते थे कि पहले एनर्जी कितना है, अब एनर्जी कितना है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो वैसे ही इसके नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसका जो पी इनिशियल होगा वही इसका पी फाइनल होगा, तो मोमेंटम कंजर्व होने का
ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्री कंडीशन आपको जो मिनिमम चाहिए होगा वो आपका ऐसा मिलेगा। ऐसा होना चाहिए कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा होगा तो उसके चलते क्या होगा, उसको एक्सेलरेट कर लेगा, या मतलब उसके पास वेलोसिटी होगा अपने से, उसमें कोई मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम मस्ट बी जो पहले होगा उसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कहीं फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसको अकाउंट में हम नहीं लेंगे। स्मूथली प्लेन पे वो कहीं से चल रहा होगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह का कुछ बातें अगर हो रहा होगा, सपोज कि मान लीजिए एक प्लैंक है ऐसा, और प्लैंक पे इसका लेंथ मान लीजिए L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कुछ L/2 पर होगा, और कोई आदमी यहाँ पर है ऐसे, उसका मास m है। तो अगर वो चल भी रहा है, जैसे मान लीजिए, और प्लैंक कहाँ पर है बच्चों, ये स्मूथ है, ये म्यू का वैल्यू 0 है, इसमें कोई 0 नहीं है। तो मान लीजिए बच्चा अगर ये चलेगा आगे ऐसे 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 आकर यहाँ पर अगर सपोज पहुँच गया, ठीक, तो अब उसके चलते आप इमेजिन करिए कि कोई चीज़ बहुत फिसलन वाला है, मतलब कि कुछ ऐसा है रोटेटिंग टाइप का है, और आप उससे वॉक करिए तो आप देखेंगे कि वो मूव करेगा ही करेगा। जैसे मान लीजिए कि झूला है, आप एक, जैसे वो बच्चों वाला होता है ना गोल सा, उस पर आप एक से दूसरे पे छलांग लगाइए या मतलब आप जाइए, तो उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो वैसा ही यहाँ पर होगा। तो इसका मास m है और इसका मास सपोज कर लीजिए कैपिटल M है, ऐसा। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो अब इसको मूव कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ ऐसा इस पर लगा रहा होगा। ऑल्दो वो आगे की तरफ हो रहा होगा, लेकिन इसको ये जो मूव किया प्लैंक, वो कितने से, कौन इसको मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर लग भी रहा है तो इन दोनों का एक साथ है, तो इंटरनल सिस्टम है, तो नेट फोर्स अभी भी इस पर 0 हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ मिला अंदर से हुआ, मतलब एक्सटर्नली कोई ऐसा नहीं हुआ कि पुश इसको कर दिया। तो या मान लीजिए कोई बच्चा कर धक्का इसको दे दे, तो क्या होगा, उसके चलते वो मूव करेगा, तो उसका मोमेंटम तो फिर कंजर्व नहीं होगा ना, फिर मोमेंटम कुछ और होगा। तो वो जो ऐसा पुश किया तो उसको भी हम कंसीडर में लेंगे, फिर तब जाकर उस बात को हम बताएंगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर इस केस की पर्टिकुलर बात करें कि अच्छा ठीक है कि इसका अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम डिस्कस कर ही रहे कि m से इसका L/2 यहाँ पर आया या यहाँ पर होगा। अच्छा, बच्चा अगर मान लो कि इसमें नहीं हो, कोई पर्सन अगर m मास का भी कुछ नहीं हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट L/2 पर होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म लेंथ L है और उसका मास m है तो L/2 पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। और यहाँ से यहाँ अगर कहीं ये पहुँचता है, अच्छा अब मान लीजिए कि बच्चा इसमें कोई पर्सन है या ठीक है कोई चिल्ड्रन है, अगर वहाँ पर अपीयर होता है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कहीं ये बीच में ऐसा होगा ना सेंटर ऑफ मास। उसके लिए तो हम जानते थे कि इसके सेंटर से यहीं पे ओरिजिन लेते हैं, तो कैपिटल मास m इंटू 0 हो जाएगा प्लस m इंटू L/2 अपॉन m प्लस m, ऐसा कुछ होगा क्या। तो सेंटर ऑफ मास तो इसका किसी भी एंड से ले लीजिए, इसी से ले लेते हैं L/2। तो अब ये पर्सन जो चिल्ड्रन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आएगा तो उसके चलते सेंटर ऑफ मास दोनों का फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वहीं पर आ जाएगा, मतलब इसका तो यहाँ पर है ही है, और जो बच्चा वॉक करके आया और यहीं पर आ गया उसके सेंटर पर आया, तो इसको, और ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इस स्टार मार्क पर था, तो इसको प्लैंक को क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पर ऐसा आना पड़ेगा, जो मतलब कि इसमें ऐसा, तो ये इतना डिस्टेंस उसको सरकना पड़ेगा। उसको करने के लिए तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये x। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए वॉक कर रहा है तो फिर कितना हो रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पर है। इसमें बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर पा रहे हैं, मतलब बता पा रहे हैं कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है। या तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा इसके हिसाब से तो जितना हमने सेंटर ऑफ मास का कहानी पढ़ाई किया वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इनडायरेक्टली। यस एग्जैक्टली वही है। वहाँ पर क्या होता था कि अभी तक आपको वायर देता था, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई अगर वॉक करने लगे, कोई चलने लगे, तब उस केस में क्या होगा, तब इस केस में ऐसा कहानी कुछ बनेगा। ठीक है, तो हमने इस बात को यहाँ से ऐसे समझा कि मास इंटू 0 m इंटू L/2 और m प्लस m इसका यहाँ पर आएगा। तो अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ से फिर यहाँ पर चल जाता, जैसे अभी तो शिफ्ट होकर ये यहाँ पर था, तो इसको मस्ट भी इतना शिफ्ट करना पड़ा होगा m इंटू L/2, या इसको मैं ऐसे लिख लूँ m इंटू L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल मास ऑफ m इंटू m। इतना डिस्टेंस इसको शिफ्ट करना पड़ा होगा। और कहाँ, मतलब ये मस्ट भी
बोट ले लो या कुछ भी ले लो, प्लैंक ले लो, कॉन्सेप्ट देखो यही है। अब उसको कैसे मैं फ्रेम करके आपके सामने पेश करते हैं या आईआईटी वाले आपको कैसे फ्रेम करके आपके सामने पेश करते हैं, तो डिपेंड करता है उसका मतलब कि उसका रैपर किस में लपेटा हुआ है या पैकेजिंग क्या है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका ही होगा। फिर कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ से फिर वहाँ पर पहुँच जाए, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, मतलब कि सेंटर से अदर एंड ऑफ द प्लैंक पर आ जाए, तो एग्जैक्टली मस्ट भी फिर इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो फर्दर डिस्टेंस उसको करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ ml अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m प्लस m 2 तो मतलब इस छोर से इस छोर पर अगर आता है तो उसको डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, ml इंटू एम प्लस एम। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या आपको बताना चाह रहा था, तो इसमें ये इसकी कहानी था कि सेंटर ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्री कंडीशन क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल अगर है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पर होगा, और उसमें अगर मोशन होता है तो उसके चलते वो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो उसका प्री कंडीशन ये होना चाहिए, या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा तो उसका प्री कंडीशन है कि इसका नेट फोर्स 0 होगा। और आपको यहाँ पर उसको करके बताया, ये वाला पीछे ये जो स्लाइड्स के m1 प्लस m2, तो उस पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऐसा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या होता है कि मतलब कि आप कैसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक ऐसा कि जो अक्सर आपको बुक वगैरह में पढ़ते होंगे तो इसी से स्टार्ट करते होंगे लोग, रिकॉइल स्पीड। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए गन है और यहाँ पर एक बुलेट है ऐसा फंसा हुआ, तो फायर करने से पहले इसका गन का मास सपोज m है और इसका मास कुछ स्मॉल m है इनका, तो फायर करने से पहले क्या यहाँ पर होंगे, रेस्ट में। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो यहाँ पर इस सिस्टम का मान लीजिए कि यहाँ पर होगा। बुलेट जैसे ही फायर हुआ कहीं एकदम बहुत हाई स्पीड से भागा, ये तो वहीं का, या जब वो बहुत आगे की तरफ गया तो मस्ट भी उसका सेंटर ऑफ मास को कंस्टेंट करने के लिए इसको पीछे थोड़ा होना पड़ेगा। अभी जैसे प्लैंक वाले सिस्टम में देखा ना, तो ये मस्ट भी कुछ पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसी को भाषा में बोलते हैं पीछे की तरफ आएगा सेंटर ऑफ मास से। तो इसका कनेक्शन कैसे हुआ कि मस्ट भी इसका मोमेंटम कंजर्व करेगा। अगर मोमेंटम कंजर्व करेगा तो पीछे की तरफ मोमेंटम लगेगा, तो उसके चलते कुछ उस पर फोर्स लगेगा या थ्रस्ट लगेगा, तो उसको हम फोर्स कह सकते हैं, लग रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं कि जिस स्पीड से पीछे की तरफ आए तो उसको रिकॉइल स्पीड बोलेंगे। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जब इन दोनों का m प्लस m ऐसा होगा, या आप चलो तो उसी भाषा में समझा देते हैं कि मास उसका सेंटर पे ले लीजिए और कैपिटल मास m को 0 पर और m इंटू कुछ डिस्टेंस से चला होगा, ये चीज़ आपका x सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, तो v सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं करना चाहिए। यही होगा ना कि अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसका v सेंटर ऑफ मास 0 है, तो 0 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m प्लस m इंटू 0 और इक्वल टू, अब वो फाइनली जब वो हिल रहा होगा तो मास इंटू कुछ कैपिटल V और मास इंटू स्मॉल v, क्योंकि लेंथ है तो उसका या कुछ v वेलोसिटी से अगर फायर हुआ होगा तो बेसिकली आप यहाँ से देख रहे हैं कि एम वी इक्वल टू एम इंटू स्मॉल वी विथ निगेटिव। तो अब v का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव ऑफ v आएगा, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा होगा। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो बताना क्या चाह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। अब देखिए इसी चीज़ को मैंने इसको सेंटर ऑफ मास से प्रूफ करने की कोशिश किया। अगर सेंटर, अब इसी को अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर करेंगे तो उसमें दोनों का मास कितना है, m प्लस m। कोई हलचल है क्या, नहीं, अभी तो फायर करने से पहले कोई हलचल इसमें नहीं होगा, तो 0 होगा। और इसके बाद यहाँ से अगर इसका देखा जाए दूसरा कि ये कितने से मूव कर रहा होगा, m इंटू कैपिटल V से, और ये वाला स्मॉल m इंटू u से, तो इसका वैल्यू 0 हुआ। तो कैपिटल V का वैल्यू कितना हो जाएगा, m अपॉन कैपिटल M माइनस u, ऐसा। तो ये इसका देखिए v निगेटिव एग्जैक्ट ये आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, अभी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिखाया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते कैसे हैं और उसका लिंक सेंटर ऑफ मास से कैसे है। तो जब अगली बार मिलेंगे तो वॉक करने वाला जो इधर से इधर गया या
कुछ उसमें से हिट गया तो कितना उसका सेंटर ऑफ मास चला, तो इन सबों पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ मास का जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था एडवांस का, तो वो मेरे दिमाग से अभी निकल गया, तो उसको भी लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मिलेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन और बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्री कंडीशन, प्री स्टार्ट, ये सब, जैसे कुछ हवा में फायर कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके चलते सेंटर ऑफ मास की कहानी क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो फिर और कुछ कहानी देखेंगे। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।